हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अध्याय 12 अर्थात 12 मुगल साम्राज्य, जिसके अंतर्गत आज हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और किस प्रकार से मुगल शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था थी। और इसके अंतर्गत आज हम ये भी सीखेंगे कि मुगल काल में ही एक दूसरा शासक जिसे हम शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं, उसने किस प्रकार से मुगल साम्राज्य में एंट्री ली और उसकी प्रशासनिक, भू-राजस्व, सैन्य प्रशासक, मुद्रा इत्यादि क्षेत्रों में कैसे विशिष्ट पहचान बनाई। तथा इसी के अंतर्गत आज हम ये भी जानेंगे कि मुगल शासकों में विशेषकर अकबर की नीतियों और उसके द्वारा स्थापित राजनैतिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था ने किस प्रकार उसे एक महान शासक के रूप में स्थापित किया। और इस अध्याय में आज हम ये भी सीखेंगे कि मुगल काल की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक नीति ने किस प्रकार एक विशिष्ट पहचान दी। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को पूरी तरीके से पूरा देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप अपने शुभचिंतकों को, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, जिसके तदुपरांत वो इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक, स्टार्ट करते हैं आज का साम्राज्य, जिसे हम मुगल साम्राज्य कहेंगे। तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत पहला शासक था बाबर, जो बाबर 1526 से लेकर के 1630 ईस्वी तक इसने अपने जीवन काल में बादशाह के रूप में निभाए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बाबर के बारे में। तो हम जानते हैं कि जैसे बाबर का जन्म 14 फरवरी सन 1483 ईस्वी को मावरा उन नहर अर्थात ट्रांस आक्सियान की एक छोटी सी रियासत फरगना में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तथा माँ का नाम कुतलुगा निगार खानम था। बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था और मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। इस बात को आप याद रखेंगे कि बाबर जो है पितृपक्ष से अगर देखा जाए तो वो तैमूर लंग अर्थात जो मंगोल आक्रमणकारी था उसका 5वां वंशज था, और अगर मातृपक्ष की बात करें तो वो चंगेज खां की ओर से वो 14वां वंशज था। तो अर्थात ये बात कह सकते हैं कि जिसके पूर्वज इतने खतरनाक थे तो बच्चा कितना खतरनाक रहा है। बाबर ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली उस तुर्की नस्ल का चगताई वंश था, जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्पायु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर आसीन हुआ। तो अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो सबसे छोटी उम्र में शासक बना, तो कह सकते हैं कि बाबर। लेकिन अगर हम बात करें कौन सा ऐसी भारतीय मुगल शासक था जो बहुत छोटी सी उम्र में गद्दी पर बैठता है, तो वहां पर बात आ जाती है अकबर की। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्प आयु में ही 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर आसीन हो गया। बाबर का भारत पर आक्रमण मध्य एशिया में शक्तिशाली उज़्बेकों से बार बार पराजय, शक्तिशाली सफावी वंश तथा उस्मानी वंश के भय का परिणाम था। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया और परिणाम स्वरूप उसने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। मतलब ये हुआ कि बादशाह से पूर्व बाबर मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता था, क्योंकि बाबर के जो पिता थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा, तो बाबर का भी नाम होगा बाबर मिर्जा। लेकिन 1507 ईस्वी में उसने अपनी मिर्जा की उपाधि को त्याग करके उसने बादशाह की उपाधि को धारण किया। अगर हम बात करें बाबर का भारत पर आक्रमण, तो बाबर के आक्रमण के समय भारत राजनैतिक रूप से अत्यधिक अस्थिर था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दौलत खां लोदी, दिलवार खां एवं राणा सांगा ने दिया, जो उस वक्त लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाना चाह रहे थे। भारत पर बाबर ने पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के बजौर पर किया था। इस युद्ध के दौरान उसने भेरा के किले को भी जीता था, और इस युद्ध में भारत में सर्वप्रथम बारूद का इस्तेमाल अगर किसी ने किया तो वो इस्तेमाल किया था बाबर ने। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं कि भारत पर बाबर ने पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के बाजौर पर किया था। कब? 1519 ईस्वी में।
और इसी युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम बारूद का इस्तेमाल किया था। पानी अगर हम बात करते हैं भारत में बाबर का जो आक्रमण था मुगल साम्राज्य की, जिसके पश्चात स्थापना हुई, तो वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। जब बाबर 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में आता है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध लोदी शासक अर्थात लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजय का मुख्य कारण घूमकर पीछे की ओर से हमला करने की तुलगमा युद्ध पद्धति, उज़्बेक तथा तोपों को सजाने की उस्मानी विधि, रूमी विधि थी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति को अपनाया जो उज़्बेकियों की थी, और इसी युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने की एक उस्मानी विधि जो रूमी विधि कहलाती थी उसका प्रयोग किया। उस्मानी विधि में दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने की विधि थी। बाबर के तोपखानों का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान नामक तुर्की अधिकारियों ने किया। अर्थात बाबर के दो तोपांची थे जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो उन तोपांचियों का नाम था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। इस युद्ध में सल्तनत के लोदी शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। पानीपत के युद्ध में लूटे गए धन को बाबर ने अपने सैनिक, अधिकारियों, नौकरों, सगे संबंधियों में बांटा और इन सब के करने के पश्चात उसको कलंदर की उपाधि से नवाजा गया। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा एक राजा था जो युद्धभूमि में मारा गया। तो बात आती है कि इब्राहिम लोदी एक अंतिम शासक है जो युद्धभूमि में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। इसी के तदुपरांत जब राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, तो उसे लग रहा था कि बाबर भारत में आकर के सिर्फ लूटपाट करेगा, इब्राहिम लोदी का नाश करेगा और वो फिर से अपने आप वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर ने यहाँ पर आकर एक मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी जो राणा सांगा नहीं चाह रहे थे। इसी को देखते हुए राणा सांगा ने बाबर के विरोध में एक सेना निर्माण की, जिसको दबाने के लिए बाबर ने एक खानवा का युद्ध लड़ा। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा नामक स्थान पर हुआ। 17 मार्च सन 1527 ईस्वी को युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में राणा सांगा की ओर से हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, आलम खां लोदी तथा मेदिनी राय ने भाग लिया। अगर इसी युद्ध की बात करें तो इसी युद्ध में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने जिहाद, इस्लाम की रक्षा करने के लिए जो धर्म युद्ध होता है उसे हम जिहाद कहते हैं, तो इसी युद्ध में बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया तथा मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर की समाप्ति की घोषणा कर दी। युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की तथा बाबर ने 29 जनवरी सन 1528 ईस्वी को चंदेरी पर अधिकार के लिए मेदिनी राय पर भी आक्रमण कर दिया, जिस युद्ध को हम चंदेरी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमने दो युद्धों की बात की, जिसमें से पहला युद्ध 1527 ईस्वी में खानवा में हुआ, जिसे हम खानवा का युद्ध कहते हैं, और खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ तथा 29 जनवरी सन 1528 ईस्वी को चंदेरी के राजा मेदिनी राय चंदेरी पर अधिकार करने के लिए मेदिनी राय पर बाबर ने आक्रमण किया। तो इस युद्ध को हम चंदेरी का युद्ध भी कहते हैं। तदुपरांत बाबर ने घाघरा का युद्ध 6 मई सन 1529 ईस्वी को लड़ा। इस युद्ध में बाबर ने घाघरा के युद्ध में बिहार तथा बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया। बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना को पराजित किया तथा ये बाबर का अंतिम युद्ध था। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई और उसे आगरा के नूर अफगान आधुनिक आराम बाग जिसे कहते हैं, आजकल ये नूर अफगान जो है ये आराम बाग के नाम से मशहूर है, उस बाग में दफना दिया गया। परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके ये बाबरी तुर्की भाषा में लिखी, जिसमें भारत के तत्कालीन राजनीतिक दशा, भारतीयों के जीवन स्तर, पशु पक्षियों एवं फूलों तथा फलों का विस्तृत वर्णन किया गया। बाबर ने लिखा है कि उसकी विजय के समय भारत में 5 मुस्लिम और 2 हिंदू शासक राज्य करते थे। विजयनगर के शासक के कारीगरों की प्रशंसा की गई तथा उन्होंने आगरा, बयाना, धौलपुर, ग्वालियर और कौल में इमारतें भी बनवाई। बाबर के अनुसार भारत के व्यक्ति न सुंदर हैं और न ही सुसंस्कृत,
ना ही सुसंस्कृत। यहाँ न अच्छे घोड़े हैं, न अच्छे कुत्ते, न अच्छे अंगूर और ना ही अच्छे तरबूज। बाबर को कलम का और तलवार का सिपाही भी कहा जाता है। बाबर को आत्मकथाओं का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि इसने आत्मकथाएं बहुत लिखी। अगर बात करें बाबर के योगदान की, तो बाबर बागों का शौकीन था। इसने आगरा में ज्यामिति विधि से एक बाग लगवाया, जिसे नूरे अफगान कहा जाता है, परंतु अब इसे आराम बाग कहा जाता है, जहां पर बाबर का मकबरा बना था। बाबर द्वारा सड़क नापने का पैमाना गजे बाबरी का प्रयोग किया गया, तथा बाबर ने काव्य संग्रह दीवान, जो तुर्की भाषा में है, का संकलन करवाया। साथ ही मुबाय्यान नामक एक पद्य शैली का भी विकास किया। अब हम आते हैं मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक, जिसे हम हुमायूं के नाम से जानते हैं। हुमायूं का शासनकाल 2 चरणों में रहा, जिसमें से पहला चरण 1530 से 1540 ईस्वी तथा दूसरा चरण 1555 से 1556 ईस्वी के बीच में रहा। अगर हम बात करते हैं हुमायूं के, तो बाबर के 4 पुत्र थे, जिसमें से हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल थे, जिसमें हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र था। इसका जन्म 6 मार्च सन 1508 ईस्वी को हुआ। बाबर की मृत्यु के पश्चात नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं 23 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर सन 1530 को हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठता है। हुमायूं ने अपने साम्राज्य का विभाजन करते हुए भाई कामरान को काबुल एवं कंधार, अस्करी को संभल तथा हिंदाल को अलवर की जागीर दी। तो इस बात को एक बार फिर से देखेंगे कि हुमायूं ने अपने भाई को, जिसमें से कामरान भाई को काबुल दे दिया और कंधार दे दिया, अस्करी को संभल दे दिया और हिंदाल को अलवर की जागीर दे दी। हुमायूं की सबसे बड़ी कठिनाई उसके अफगान शत्रु थे। इसमें सर्व प्रमुख नेता शेर खां, या जिसे हम शेर शाह सूरी कहते हैं, वो था। अन्य विरोधियों में गुजरात का शासक बहादुर शाह था। हुमायूं ने अपना पहला आक्रमण कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव 1531 पर किया। यह आक्रमण मूलतः बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का प्रयास था, किंतु हुमायूं को इसमें असफलता प्राप्त हुई। हुमायूं का अफगानों से पहला मुकाबला महमूद लोदी के साथ 1532 ईस्वी में दोहरिया नामक स्थान पर हुआ, जिसमें अफगान पराजित हो गए। फिर अगर इसी की बात करें, तो हुमायूं का शेरशाह से संघर्ष हुआ, क्योंकि शेरशाह सूरी भारत में सूरी वंश की स्थापना करना चाहता था, जिसके उपरांत शेर खां या शेरशाह सूरी के विरुद्ध हुमायूं ने अपना पहला अभियान 1532 ईस्वी में चुनार में घेरा डालकर आरंभ किया। 4 महीनों के लगातार किले के घेरे के पश्चात शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली तथा अपने पुत्र कुतुब खां के साथ अफगान सैनिक टुकड़ी मुगलों की सेवा में भेज दी। इसके बाद शेर खां पुनः अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयास में लग गया और 1534 में सूरजगढ़ तथा 1536 में बंगाल को जीत लिया तथा सिंध द्वारा गयासुद्दीन महमूद को खिराज देने के लिए बाध्य किया। खिराज एक तरीके का कर हुआ करता था। खिराज न देने पर उसने 1537 में बंगाल पर पुनः आक्रमण कर दिया, लेकिन शेर खां से बचने के लिए बंगाल के शासक ने हुमायूं से सहायता की प्रार्थना की। शेर खां की शक्ति नियंत्रण करने के लिए हुमायूं बंगाल की ओर बढ़ा और 1537 ईस्वी में चुनारगढ़ पर अपना दूसरा घेरा डाल दिया और किले पर अधिकार कर लिया। 15 अगस्त सन 1538 को जब हुमायूं गौड़ पहुंचा, तो उसने वहां चारों ओर लाशों के ढेर उजाड़ दिए दिखाई दिए। हुमायूं ने इस स्थान का नाम जन्नताबाद रख दिया। चौसा का युद्ध अगर बात करें, तो बंगाल से लौटते वक्त हुमायूं एवं शेर खां के बीच बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 26 जून सन 1539 ईस्वी को युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं की बुरी तरह से पराजय हुई। अपनी इस विजय के उपलक्ष्य में शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की और तभी से इसको शेर शाह की उपाधि से नवाजा जाता है। इतने बड़े साम्राज्य को हटाने के लिए सिर्फ शेरशाह के लिए एक ही युद्ध की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार शेरशाह को दूसरे युद्ध की भी आवश्यकता महसूस हुई, जिसे हम बिलगाम का युद्ध कहते हैं। 17 मई सन 1540 ईस्वी में कन्नौज जो यूपी में है, कन्नौज के निकट बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं पुनः परास्त हो गया तथा युद्ध बहुत निर्णायक युद्ध था और इस लड़ाई में हुमायूं के साथ अनेक भाई हिंदाल और अस्करी भी थे। उसके भाई हिंदाल और अस्करी भी थे।
इस युद्ध के बाद हिंदुस्तान की सत्ता एक बार फिर अफगानों के हाथ में आ गई और हुमायूं ईरान की ओर पलायन कर गया। अपने 15 वर्ष के निर्वासन काल में दौरान ही हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त सन 1541 को विवाह किया। तो अगर हम यहाँ बात करें कि हुमायूं जो है उसने 15 वर्ष का निर्वासन काल भोगा और जिस उसी निर्वासन काल में हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु, हिंदाल जो हुमायूं का भाई था, उस हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु और उन गुरु का नाम था मीर अली, उन मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से इसने 29 अगस्त सन 1541 को विवाह कर लिया। तो हुमायूं की पत्नी कौन थी? हमीदा बानो बेगम। बहादुर शाह से अगर संघर्ष की बात कहें, जो उस वक्त गुजरात का शासक हुआ करता था, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने तुर्की के प्रसिद्ध तोपची रूमी खां की सहायता से एक अच्छा तोपखाना तैयार कर लिया था उस वक्त। हुमायूं ने 1535-36 ईस्वी में बहादुर शाह पर आक्रमण किया और बहादुर शाह पराजित हुआ। हुमायूं ने मंडू और चंपेरण के किलों को भी जीत लिया था। इसी युद्ध के पश्चात अगर हम बात करें तो हुमायूं ने जो है वो हुमायूं हुमायूं का मनोबल बढ़ता है। अगर हम बात करें हुमायूं द्वारा फिर से पुनः राज्य किस प्रकार से प्राप्त हुआ, क्योंकि वो 15 वर्ष के लिए निष्कासित था अपने राज्य से, तो हुमायूं कई वर्षों तक सिंध राजस्थान में भटकता रहा। 1543 ईस्वी में वो ईरान गया और सिया बनने की शर्त पर ईरान के शाह से सैन्य सहायता की प्राप्ति की। 1545 ईस्वी में हुमायूं ने काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया, जो उसने अपने भाइयों को दिए हुए थे। हिंदुस्तान पर पुनः अधिकार करने के लिए हुमायूं ने 5 दिसंबर सन 1554 को पेशावर और लाहौर पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 15 मई सन 1555 में मुगलों एवं अफगानों, सरदार नासिब खां एवं तातार खां के नेतृत्व में मच्छीवाड़ा युद्ध के फलस्वरूप संपूर्ण पंजाब पर मुगलों का अधिकार हो गया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई सन 1555 ईस्वी को हुमायूं और अफगान सरदार नसीब खां एवं तातार खां के मध्य हुआ। भारत विजय के अगले अभियान में हुमायूं की सेना और अफगानों की सेना के बीच में सरहिंद नामक स्थान पर 22 जून सन 1555 ईस्वी को युद्ध हुआ और इस युद्ध में भी हमारा हुमायूं विजयी रहा। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 1555 में 2 युद्ध हुए, जिसमें पहले युद्ध को मच्छीवाड़ा का युद्ध कहते हैं, जिसमें हुमायूं की जीत हुई और ये युद्ध हुआ था तातार खां और नसीब खां के बीच में। और इसी 1555 में सरहिंद का भी युद्ध हुआ, जिसमें सिकंदर सूर जो हार गया था और हुमायूं की तरफ से बैरम खां जो युद्ध किया था उसकी क्या हो गई? जीत हो गई। अगर फिर बात करते हैं तो इस युद्ध में 23 जुलाई सन 1555 में हुमायूं ने एक बार फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठ गया, किंतु वो बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सका। दिल्ली में दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर जनवरी सन 1555 में उसकी मृत्यु हो गई और लेन पुल ने कहा कि हुमायूं जिंदगी भर लुढ़कता रहा और अंततः लुढ़क कर ही मर गया। तो इस प्रकार हुमायूं की कहानी या हुमायूं के बारे में जो था ये खत्म होता है। और अब इसके बाद हम कुछ और बातों को जानेंगे, जिसमें से एक बात को हम ये जानते हैं कि हुमायूं ने 1532 ईस्वी में दीनपनाह नामक शहर की स्थापना की। हुमायूं ने 1955 में पुनः मुगल साम्राज्य की गद्दी ली और 1956 में दीनपनाह की सीढ़ियों से उतरने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं ज्योतिष विद्या पर भरोसा रखता था, जिसकी वजह से वो प्रत्येक दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनकर बाहर निकलता था और अब्दुस अहमद और मीर सैयद अली जो चित्रकार फारस से हुमायूं के साथ आए थे, तथा हुमायूं के शासनकाल से ही चित्रकारिता की शुरुआत हुई। हुमायूं की पत्नी हमीदा बेगम, जो हाजी बेगम के नाम से जानी जाती हैं, उन्होंने हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया और ये भारत का पहला मकबरा था जिसमें गुंबद का मकबरा बना। हुमायूं ने अपनी कहानी अपनी जीवनी की बात करें, आत्मकथा की बात करें, तो हुमायूं की बहन गुलमदन बेगम द्वारा लिखी गई, जिसकी लैंग्वेज फारसी थी। तो इस प्रकार से अंत में बात करेंगे हुमायूं के शासनकाल में जो बीच में आते हैं शेर खां या शेर शाह सूरी, उनकी बात करेंगे तो शेर शाह सूरी ने 1542 से 1545 ईस्वी तक भारत में राज्य किया। और इस प्रकार से कहें तो शेर शाह का जन्म सन 1472 ईस्वी में बैजवाड़ा होशियारपुर नामक स्थान पर हुआ। इसके बचपन का नाम फरीद था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद था।
दक्षिण बिहार के सूबेदार भारत खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी थी। सूबेदार बहार खां लोहानी ने बहार खां लोधी की मृत्यु के उपरांत शेर खां ने उसकी विधवा दूदू बेगम से विवाह कर दक्षिण बिहार पर अपना प्रस्ताव स्थापित कर दिया। बहार खां लोधी की मृत्यु के पश्चात शेर खां ने उसकी विधवा दूदू बेगम से विवाह कर लिया और बिहार करके दक्षिण बिहार पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। शेर खां ने चौसा मतलब 1539 जिसमें हुमायूं के साथ, बिलग्राम 1540 ये भी हुमायूं के साथ तथा हुमायूं को परास्त कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया। अंततः उसने 1540 में उत्तर भारत में सूर्यवंश तथा द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। 1544 में शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया, जहां चैता और कुप्पा नामक राजपूत सरदारों ने अफगान सेना को हरा दिया। 1545 ईस्वी में शेरशाह ने अपना अंतिम आक्रमण कालिंजर के शासक कीरत सिंह के विरुद्ध किया। इसी अभियान के साथ उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते वक्त गोले के फट जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। कौन सा आग्नेयास्त्र था? उक्का आग्नेयास्त्र। आखिरी युद्ध किसके साथ था? कालिंजर के शासक कीरत सिंह के साथ था। शेरशाह की मृत्यु के पश्चात उसका छोटा पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। 8 वर्ष 1545 से 1553 ईस्वी तक शासन करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। पुत्र का नाम था जलाल खां इस्लाम शाह। इसी के बाद सूर्यवंश का तेजी से पतन होता है। अगर हम बात करें शेरशाह कालीन प्रशासन की, तो इसमें अगर हम केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं तो शेरशाह का केंद्रीय प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था। शासन स्वयं शासन का प्रधान था, शक्तियां उसी में निहित रहती थी। केंद्रीय प्रशासन चलाने के लिए निम्नलिखित विभाग स्थापित किए गए थे। मंत्री विभागीय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो दीवानी वजारत लगान निर्धारण व आय व्यय निरीक्षक के बतौर पर था। दीवाने आरिश की बात करें तो सेना संगठन में भर्ती करने वालों का था और दीवाने रसालात राज्यों में पत्र व्यवहार करने वालों के लिए था। इस प्रकार दीवाने इंसा भी था जो हमारे पास सुल्तान के आदेशों का लेखांकन करने वाला कहलाता था। तो इस तरीके से हमारे पास आ गई दीवाने इंसा, दीवाने विजारत, दीवाने आरिज, दीवाने रसालत। विराजत लगान निर्धारण के लिए, आरिज सेना संगठन के लिए, रसालात पत्र व्यवहार के लिए और इंसाह सुल्तान के आदेशों का नामांकन करने के लिए। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विभाग भी थे, जैसे दीवाने कज़ा न्याय विभाग का था जिसका प्रधान मुख्य काजी होता था। गुप्तचर विभाग को दीवाने बारीद कहा जाता है, जिसका प्रमुख बारीदे मामलिक था। शाही परिवार के प्रभारी अधिकारी को दीवाने समन कहा जाता था। तो शाही परिवार का जो प्रभारी अधिकारी था उसे दीवाने समन कहा जाता था। गुप्तचर को दीवाने बरीद कहा जाता था, जिसका प्रमुख बारीदे मामलिक हुआ करता था। इन सारी बातों को याद रखेंगे, कभी कभार एग्जाम में मैचिंग के लिए आते हैं। सरकारों का शासन की अगर बात करें, मतलब कि किस प्रकार जिलों में शासन व्यवस्था थी, तो शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था। बंगाल सूबे को 19 सरकारों में बांट दिया गया और प्रत्येक सरकार को एक सैनिक अधिकारी के नियंत्रण में छोड़ दिया गया। उसकी सहायता के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीर बंगाल की नियुक्ति कर दी गई। इसके शासन में सिकदारान एक सैनिक अधिकारी होता था। यह सामान्य प्रशासन के लिए जिम्मेदार था और मुंसिफरान मुख्यतः एक न्यायिक अधिकारी भी था। अगर हम परगने के शासन की व्यवस्था करें, जो जिलों से छोटा होता है, तो प्रत्येक सरकार अपने परगनों में विभाजित होती थी। प्रत्येक परगने में एक सिकदार, एक मुंसिफ, एक फौजदार जिसे खजांची तथा 2 कारकुन होते थे। मुंसिफ का कार्य दीवानी मुकदमे का निर्णय करना तथा भूमि की नाप एवं लगान की व्यवस्था करना था। ग्राम प्रशासन की बात करें तो शेरशाह ने गांव की परंपरागत व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ी नहीं की। गांव के परंपरागत मुखिया, चौकीदार, पटवारी को सरकार स्वीकार करती थी। ग्राम पंचायत की ही गांव की सुरक्षा, शिक्षा और सफाई आदि की व्यवस्था भी करती थी। सैन्य प्रशासन, शेरशाह ने सैनिकों को नकद वेतन दिया। यद्यपि सरदारों को जागीरें दी जाती थी। बेईमानों को रोकने के लिए उसने घोड़ों को दगाने की प्रथा तथा सैनिकों का हुलिया लिखे जाने की प्रथाओं को भी लागू किया। भू राजस्व अगर प्रशासन की बात करते हैं तो केंद्रीय सरकार की आय के मुख्य स्रोत लगान, लावारिस संपत्ति, व्यापार कर, टकसाल, नमक कर आदि थे। स्थानीय आय जिसके
कई प्रकार के करों से एकत्र किया जाता था उसे अवपाप कहा जाता था। अगर अवपाप पूछते हैं क्या है, तो स्थानीय आय जिससे कई प्रकार के करों को एकत्र किया जाए अवपाप कहलाता था। शेरशाह की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों की आय का मुख्य स्रोत भूमि पर लगने वाला कर था जिसे लगान कहा जाता था, और शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी लगान व्यवस्था मुल्तान को छोड़कर राज्य के सभी भागों में लागू थी। शेरशाह के उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया: अच्छी, मध्यम और खराब की बात करें। ये जहाँ जहाँ पर आपको ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये शेरशाह सूरी का साम्राज्य था, जिसमें शेरशाह सूरी का विस्तार सिंधु नदी से पूरा होता हुआ झेलम नदी, चिनाब, लाहौर, रावी, सतलुज, राजपूताना, अजमेर, चित्तौड़, दिल्ली, मथुरा, आगरा, यमुना, गंगा, कन्नौज, बनारस, इलाहाबाद, सासाराम, पटना, बंगाल, मतलब इस प्रकार से कहें तो पूरा उत्तर भारत उसके कब्जे में हुआ करता था। शेरशाह ने लगान निर्धारण की मुख्यतः 3 प्रकार की प्रणालियां अपनाई, जिसमें गाल बख्शी अथवा बटाई, नक्श या मुक्तई या कनकूट या नगदी तथा जब्ती। जिसमें से जो अच्छी व्यवस्था चली या ज्यादा व्यवस्था चली वो थी बटाई की। भूमि कर निर्धारण के लिए शेरशाह ने रई फसल दरों की सूची को लागू करवाया। शेरशाह ने भूमि की किस्म एवं फसलों के आधार पर उत्पादन का औसत निकलवाया और उसके बाद उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूल किया। शेरशाह के समय लगान नकद या जिन्स, जिसे हम अनाज कहते हैं, दोनों रूप में देने की छूट थी। अगर आप चाहे तो लगान नकद दे दें या चाहे तो आप लगन नकद न दे करके आप उस अमाउंट का आप अनाज दे दें। मालगुजारी की अतिरिक्त किसानों को जारीबान मतलब सर्वेक्षण शुल्क की हम आपके ऊपर हैं, आपको कोई नुकसान नहीं है, उसे जारीबान कहते थे, एवं महासिलाना मतलब कर संग्रह शुल्क नामक 2 कर भी देने पड़ते थे, जो क्रमशः भू राजस्व का 2.5% और 5% होता था। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिससे उसको वर्ष में निश्चित लगान देना पड़ता था। किसान काबूलियत पत्र द्वारा पट्टे को स्वीकार करता था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए सिकंदर गज एवं सन की डंडी का प्रयोग करवाया। माप की इकाई के लिए शेरशाह ने जारीब का भी प्रयोग किया। अगर हम मुद्रा व्यवस्था की बात करते हैं तो शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध चांदी का रुपया 180 ग्रेन का और तांबे का जो दाम है वो 132 ग्रेन चलवाया। इसने 167 ग्रेन के सोने के सिक्के, जिसे हम असरफी कहते हैं, जारी किए। इसके अतिरिक्त उसने दाम के आधे चौथाई और 16वें भाग के भी अनेक सिक्के चलवाए और शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद अरबी या नागरी लिपि में मिलते हैं। न्याय व्यवस्था की बात करते हैं तो शेरशाह एक न्यायप्रिय शासक था और वो साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश था। शेरशाह की न्याय व्यवस्था अत्यंत कठोर थी, जिसमें कैद, कोड़े से पीटना, अंग विच्छेदन तथा जुर्माना जैसे दंड शामिल थे। गांवों में कानून व्यवस्था स्थापित करने का काम चौधरी और मुकद्दम नामक स्थानीय मुखिया करते थे। इसने अपने शासनकाल में कई निर्माण कार्य किए, जिसमें से अगर निर्माण कार्य की बात करें तो अनेक प्रकार की सड़कें, पुरानी सड़कों की मरम्मत शेरशाह सूरी द्वारा करवाई गई। बंगाल के सोनार गांव से शुरू होकर दिल्ली, लाहौर होते हुए पंजाब से अटक कर इसे सड़के आजम नाम जाना गया। इसी को कालांतर में ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। आगरा से बुरहानपुर तक, आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक तथा लाहौर से मुल्तान तक शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में निर्माण करवाए। शेरशाह ने सिकदारों के माध्यम से 1700 सरायों का निर्माण कराया, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के ठहरने की अलग अलग व्यवस्था थी। शेरशाह ने बिहार के सासाराम में अपना मकबरा बनवाया, जिसके द्वारा निर्मित दीनपनाह को तुड़वाकर उसने ध्वंसावशेषों से दिल्ली में पुराने किले का निर्माण कराया और किले के अंदर शेरशाह ने किला एवं कोहना का निर्माण कराया। तो यहाँ से एक और बात पता चलती है कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो बिहार के सासाराम में है। इसने स्थापत्य कला के अंतर्गत काफी चीजों का निर्माण कराया। शेरशाह ने हुमायूं के द्वारा जो दीन पनाह बनवाया गया था उसको तुड़वा कर उससे जो अवशेष मिले थे उसको अपने दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवा दिया।
किले के अंदर शेरशाह ने किला ए कोहना का भी निर्माण करवाया। अब हम इसके बाद बात करते हैं अकबर की, जो हुमायूं के बाद अगला उत्तराधिकारी था, या कह सकते हैं मुगल साम्राज्य में तीसरे नंबर का शासक और शेरशाह सूरी के बाद अगला शासक। अगर हम बात करते हैं अकबर की, तो अकबर 1526 से 1605 ईस्वी तक इसने शासन किया और ये सबसे अच्छा शासक माना जाता है मुगल साम्राज्य का। इसे हम साहित्य का स्वर्ण युग भी कहते हैं इसके शासनकाल को। आइए पढ़ते हैं, बहुत कुछ समझेंगे इस बात में हम। तो सबसे पहले जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म अमरकोट सिंध के थार जिले में के राणा वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी को हुआ। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। हमीदा बानो बेगम किसकी वाइफ थी? हुमायूं की थी। तो अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां की देखरेख में पंजाब के गुरदासपुर जिले में कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी सन 1556 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ? पंजाब के गुरदासपुर में कालानौर जिले में 14 फरवरी सन 1556 में किसके संरक्षण में? बैरम खान के संरक्षण में हुआ। 1556 ईस्वी में अकबर ने बैरम खान को अपना वकील नियुक्त कर उसे खाने खाना की उपाधि प्रदान कर दी और बैरम खां फारस के शिया संप्रदाय से संबंधित था। सभी लोग कृपया ध्यान दें इस बात को कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को अपने शुभचिंतकों को शेयर कर सकते हैं, अन्यथा आपकी आगे की इच्छा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अकबर ने अपने जीवन काल में पहला युद्ध लड़ा जिसे हम पानीपत का द्वितीय युद्ध कहते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें से अकबर की तरफ से बैरम खां और हेमू जो अफगानों का सेनापति था, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि भी प्राप्त थी, उससे लड़ा गया, जिसमें अकबर के पक्ष से बैरम खां ने जीत हासिल की। तो अगर हम बात करें पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर सन 1526 को बैरम खां के नेतृत्व में हुआ। ये युद्ध मोहम्मद आदिल शाह सूर के वजीर एवं सेनापति हेमू व मुगल सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में हेमू की पराजय हुई। बैरम खां का पतन 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक बैरम खां मुगल साम्राज्य का वास्तविक शासक बना रहा। 1560 के बाद बैरम खां और अकबर के बीच मतभेदों के परिणामस्वरूप अकबर ने बैरम खां को दरबारी गतिविधियों से मुक्त कर मक्का की यात्रा पर भेज दिया। 1560 से 62 ईस्वी तक काल के कुछ इतिहासकारों के पदार्सन अथवा पेटीकोट सरकार की संज्ञा दी, क्योंकि इस शासन में धाय मां महाअंगा, जिसका पुत्र आदम खां और पुत्री जीजी अनगा प्रमुख थे। 1562 ईस्वी के बाद अकबर ने स्वतंत्र रूप से शासन प्रारंभ कर दिया था। अकबर के समय में अगर हम विद्रोह की बात करें, तो अकबर के समय में 1564 में उज्बेकों ने विद्रोह कर दिया था। सॉरी, ये अकबर के समय का पहला विद्रोह था। कब हुआ? 1564 ईस्वी में। इसी विद्रोह के दौरान बीरबल की मृत्यु हुई थी। 1599 ईस्वी में अकबर के पुत्र सलीम, जो आगे जाके शाहजहां बनता है, सलीम ने इलाहाबाद में अपने आप को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। सलीम के ही इशारे पर ओरछा के बुंदेलो सरदार वीर सिंह देव ने अबुल फजल की भी हत्या कर दी थी। अबुल फजल जो अकबर के नवरत्नों में एक था, जिसने अबुल फजल ने जो अकबरनामा, जो कह सकते हैं कि अकबर की आत्मकथा है, उसको लिखने वाले अबुल फजल थे। तो लेकिन बात यह है कि अकबरनामा जो मुगलों का इतिहास बताती है, इसके तीसरे भाग में आईन अकबरी है, जिसमें अकबर की आत्मकथा है, तो इसको लिखने वाले अबुल फजल ही थे। तो इनकी हत्या जो है सरदार वीर सिंह देव ने की थी, और किसके कहने पर की थी? तो वो अब अकबर के पुत्र सलीम के इशारे पर हुई थी। अगर हम बात करें अकबर की राजपूती नीति के बारे में, तो अकबर की राजपूती नीति दमन और समझौते की नीति पर आधारित है। विद्रोही राजपूतों का दमन, जबकि सहयोगियों का वैवाहिक संबंध तथा पैतृक जागीर पर शासन का अधिकार देकर उनका सहयोग प्राप्त किया। अकबर ने राजपूतों के प्रति तुष्टीकरण नीति के परिणामस्वरूप 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था।
तो अकबर ने जजिया कर को भी समाप्त किया था 1564 में। जजिया कर एक ऐसा कर है जो नॉन इस्लामिक टैक्स था। अपनी बेहतर राजपूती नीति का संचालन करके अकबर ने हिंदू बाहुल भारत में एक स्थायी, शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य की स्थापना स्वीकार की, या कह सकते हैं साम्राज्य की कल्पना साकार की। अकबर की धार्मिक नीति के बारे में बात करें तो अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। इसे सह कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस नीति को लागू करने के उद्देश्य से अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्रीय विवादों पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना प्रार्थना भवन निर्माण 1575 ईस्वी में कराया। अकबर प्रारंभ में इबादत खाने में केवल इस्लाम धर्मोपदेशकों को ही आमंत्रित करता था, किंतु बाद में उसने अनाचार आचरण से दुखी होकर 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित करने लगा, अर्थात उसे धर्म संसद बना दिया। बाद में मजहर की घोषणा की, क्योंकि अकबर ने 1579 ईस्वी में मजहरनामा या एक घोषणा जारी करवाई जिसने उसे धर्म के मामलों में सर्वोच्च बना दिया। मजहर का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल या इमाम आदिल न्यायप्रिय शासक की उपाधि धारण की। दीन इलाही, तौहीद इलाही। अकबर ने सभी धर्मों के सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में ताहूद इलाही, दैवी एकेश्वरवाद या दीन इलाही नामक एक धर्म परिवर्तित किया। इस नवीन धर्म में दीक्षा के लिए इतवार का दिन निश्चित किया गया था और इस दीक्षा के दौरान व्यक्ति को अकबर का प्रिय उद्घोषित अल्लाहू अकबर कहना पड़ता था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था एवं हिंदुओं में केवल बीरबल ने इस धर्म को स्वीकार किया था। अगर हम अकबर के शासनकाल को या अकबर के साम्राज्य को देखते हैं तो ये साम्राज्य हमारा काबुल कंधार से लेकर इधर बंगाल उड़ीसा तक और गोदावरी नदी तक उधर ऊपर कश्मीर तक सीमित था, अर्थात ये साम्राज्य शेरशाह सूरी से कहीं ज़्यादा अधिक माना जाता है। अगर हम विभिन्न धर्मों के प्रति अकबर के दृष्टिकोण की बात करें तो अकबर के सभी धर्मों व संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। उसने अपनी सहिष्णुता की भावना के कारण अपने शासनकाल में लाहौर में ईसाइयों को गिरजाघर बनवाने की अनुमति प्रदान की और अकबर ने वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ तथा पारसी धर्म के पुरोहित दस्तूर मेहर राणा को वित्तीय सहायता प्रदान की। जैन धर्म के आचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु तथा जितेंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने 1584 ईस्वी में एक नए कैलेंडर इलाही संवत को जारी किया। अकबर ने इसी हिजरी संवत के स्थान पर जारी किया था। अकबर ने जरोखा दर्शन, तुलादान, पायोबोर जैसी पारसी परंपराओं को आरंभ किया और अकबर ने सिखों के तीसरे गुरु अमरदास से भेंट किया। अकबर ने सिख गुरु रामदास को 1570 ईस्वी में 500 बीघे जमीन प्रदान की, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। बाद में इसी जमीन पर अमृतसर की स्थापना की गई। अकबर के दरबार में ईसाइयों का जेसुइट मिशन 3 बार आया। अकबर के दरबार में 1580 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी आने वाले प्रथम जेसुइट मिशन का नेतृत्व फादर एकावीवा ने किया था। अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की, शराब की बिक्री पर रोक लगाई, लड़के एवं लड़कियों के विवाह की आयु 16 से 14 वर्ष निर्धारित कर दी। इस प्रकार अकबर एक महान शासक के रूप में दृष्टिगत हुआ। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें से अबुल फजल, बीरबल, अब्दुल रहीम खान खाना, राजा मान सिंह, हाकिम हुमाम, फौजी, तानसेन, टोडरमल, मुल्ला दुप्याजा, इस प्रकार के 9 नवरत्न अकबर के दरबार में थे। अकबर के बाद अकबर का पुत्र जहांगीर, जिसे सलीम के नाम से जानते हैं, उसने राज्य किया और उसका शासनकाल था 1605 से 1627 ईस्वी। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ। इसका नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर आधारित था। अकबर प्यार से इसे शेखू बाबा भी पुकारता था। अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने न्याय का घंटा स्थापित करवाया। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा
तुझके जहांगीरी में 17 वर्ष तक की घटना का वर्णन किया। इसके पश्चात मुतादिक खां ने 17वें वर्ष से 19 वर्ष तक विवरण लिखा। शासक बनने के पश्चात जन कल्याण के लिए जहांगीर ने 12 आदेश दिए, जिनमें से मुख्य आदेश निम्नलिखित है। पहला आदेश, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। दंड स्वरूप नाक एवं कान को काटने की प्रथा का अंत कर दिया। किसानों की भूमि पर जबरन अधिकार पर रोक लगा दिया। सप्ताह के 2 दिन गुरुवार, रविवार को पशु हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग गया। एवं भूमि का प्रमाणीकरण किया जाना चाहिए। इस प्रकार के जहांगीर ने 12 आदेश दिए। जहांगीर कालीन विद्रोह हुआ जहांगीर के शासनकाल में, जिसमें जहांगीर के शासनकाल में पहला विद्रोह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के सहयोग से खुसरो द्वारा किया गया। इसके कारण जहांगीर ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दे दी। अर्थात सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी की सजा सुना दी। जहांगीर ने बीराबल के युद्ध में खुसरो को पराजित कर मार डाला। जहांगीर नूरजहां के बढ़ते प्रभाव के कारण शाहजहां ने मलिक अंबर की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसे महावत खां एवं परवेज ने दबाया था। जहांगीर के खिलाफ 1626 ईस्वी में महावत खां ने विद्रोह कर दिया। उसने जहांगीर के शाही शिविर को झेलम के तट पर अपने नियंत्रण में ले लिया, किंतु नूरजहां के कूटनीति से महावत खां के सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया और महावत खां को भागकर दक्षिण में सर लेना पड़ा और शाहजहां के पक्ष में ये युद्ध या विद्रोह हो गया। बात करते हैं साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण और विस्तार की, तो जहांगीर ने मेवाड़ की तरफ रुख किया और मेवाड़ में जहांगीर ने सर्वप्रथम मेवाड़ पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए 1608 ईस्वी में महावत खां, 1609 ईस्वी में अब्दुल खां और 1613 में खुर्रम के नेतृत्व में कई मेवाड़ अभियान भेजे। फलस्वरूप 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह एवं मुगलों के बीच एक संधि हुई। कंधार की अगर बात करें तो भारत का सिंह द्वार कहे जाने वाले व्यापार एवं सैनिक से महत्वपूर्ण प्रांत कंधार को 1606 से 1607 ईस्वी में जीत लिया, किंतु शीघ्र ही ये प्रांत स्वतंत्र हो गया। अगर हम दक्कन की बात करें तो जहांगीर के शासनकाल में दक्षिण विजय की सबसे बड़ी बाधा अहमदाबाद साम्राज्य था। वाजिर मलिक अंबर की घोषणा ने इसे और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। जहांगीर के काल में अहमदनगर के खिलाफ कई अभियान भेजे गए। अंततः 1617 में खुर्रम ने बीजापुर के शासक की मदद से मुगलों में अहमदनगर में संधि कराने में सफलता प्राप्त की और 1621 ईस्वी के बाद जहांगीर ने दक्षिण अभियान समाप्त कर दिया। जहांगीर की अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो जहांगीर ने भी अकबर की सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। उसने 1612 ईस्वी में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया, ब्राह्मणों और मंदिरों को दान दिया। साथ ही अकबर द्वारा जारी गौ हत्या निषेध की परंपरा को जारी रखा। यद्यपि कुछ अवसरों पर जहांगीर द्वारा धार्मिक पक्षपात किया गया, जैसे राजौरी के हिंदुओं को मुस्लिम लड़कियों से विवाह करने पर दंड दिया गया। इसी प्रकार कांगड़ा विजय पर गाय कटवाकर जश्न मनवाए। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जहांगीर ने धार्मिक पक्षपात दिखाया जा सकता है। अगर हम जहांगीर को एक संक्षेप में बात कहें तो अकबर का बेटा सलीम जहांगीर के नाम से मुगल शासक बना। शासक बनते ही इसके बेटे खुसरो ने विद्रोह कर दिया और खुसरो के समर्थन दिए जाने के संदेह में जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या करा दी और ये हत्या 16 जून सन 1605 ईस्वी को कराई। इस 16 जून को सिख समुदाय द्वारा बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है और जहांगीर ने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 12 अध्यादेश जारी किए थे। जहांगीर एक न्याय संगत राजा या न्यायप्रिय राजा था, जिसके उपरांत जहांगीर ने न्याय की जंजीर भी लगवाई थी, जिसे हम जंजीरे अदल भी कहते हैं। चित्रकारिता को संरक्षण देने के लिए चित्रकारिता का स्वर्णयुग भी इसके शासनकाल को कहा जाता है और उस्ताद मसूर व अबुल हसन जो एक महान चित्रकार थे, उस्ताद मसूर को नादिरुल अस की उपाधि और अबुल हसन को नादिरुल जमा की उपाधि से नवाजा गया। कहा जाता है कि जहांगीर इतना बड़ा चित्रकला का कह सकते हैं कि पारखी था कि जब वो
100 या 1000 चित्रों को रख दिया जाता था, तो वो देख कर बता देता था कि कौन सा चित्र या कौन सा पोस्टर उस्ताद मंसूर या अबुल हसन का बनाया गया है। जहांगीर की पहली पत्नी जोधाबाई, जो खुर्रम या शाहजहां की मां है जोधाबाई। जहांगीर ने शेर अफगान की विधवा मेहरुन्निसा से भी विवाह किया था। मेहरुन्निसा जो आगे चलकर नूरजहां के नाम से जानी गई। नूरजहां का मतलब होता है संसार की ज्योति, और ये नूरजहां जो है जहांगीर के द्वारा शेर अफगान की विधवा मेहरुन्निसा को दिया गया। तो कह सकते हैं जहांगीर की दो पत्नियां, जिसमें से पहली पत्नी थी जोधाबाई। जोधाबाई से जो बच्चा हुआ वो हुआ खुर्रम, और यही खुर्रम आगे चल के शाहजहां के नाम से जाना जाता है। जहांगीर ने दूसरा विवाह शेर अफगान की विधवा मेहरुन्निसा से किया, और मेहरुन्निसा को नूर जहांगीर के नाम से विवाह मतलब कि पुकारा। नूरजहां ने शासन में एक गुट बनाया, और जो शासन पर पकड़ रखता था। इस प्रकार अगर हम नूरजहां की बात करें तो नूरजहां का गुट था, जिसमें मिर्जा गयास बेग थे जो नूरजहां के पिता थे, माँ असमत बेगम थी, भाई आसफ खान थे, और आसफ खान की बेटी अर्जुमन बानो बेगम, जिसे मुमताज महल के नाम से जानते हैं। ये मुमताज महल आगे चलकर शाहजहां की वाइफ बनेंगी। तो कहे तो संसार में सबसे पहले इत्र अगर किसी ने बनाया है तो वो नूरजहां की माँ असमत बेगम ने बनाया है, और असमत बेगम ने नूरजहां को इत्र बनाने की विधि भी सिखाई। तो नूरजहां के पिता को नूरजहां ने राजस्व प्रधान इत्तमउद्दौला के पद पर बैठाया, और इत्तमउद्दौला की अगर बात करें तो इत्तमउद्दौला का मकबरा आगरा में है, और इसे नूरजहां ने ही बनवाया था। भारत का प्रथम सफेद संगमरमर से बना हुआ एक मकबरा, पहला मकबरा है इत्तमउद्दौला का मकबरा। 1608 ईस्वी में हाकिन्स नामक अंग्रेज अधिकारी जहांगीर के ही दरबार में आया था, और इसको फारसी का अत्यधिक जानकारी थी, और ये एक हेक्टर जहाजी बेड़ा से भारत में आया था 1608 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में, तथा 1615 ईस्वी में दूसरा अंग्रेज अधिकारी टॉमस रो भारत में आया, और ये आता है इसी के शासनकाल में। जहांगीर की आत्मकथा तुझके बाबरी फारसी भाषा में लिखी गई है, और जहांगीर ने तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया, और जहांगीर का मकबरा शाहदरा पाकिस्तान लाहौर में हमारे पास है। अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा में गाने लिखने का शौकीन माना जाता है जहांगीर। 1617 ईस्वी में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि से नवाजा, और शाहजहां ने इसी उपाधि से शासन किया। शाहजहां सन 1627 से 1658 ईस्वी तक अपने भारत में मुगल साम्राज्य को संचालित करता है, और शाहजहां का जन्म लाहौर में 5 जनवरी सन 1505 ईस्वी को मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ। क्या है? शाहजहां का जन्म लाहौर में 5 जनवरी सन 1592 ईस्वी को मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने अपने सभी भाइयों और सिंहासन के सभी प्रतिद्वंदियों तथा अंत में खुसरो के पुत्र दावर पक्ष को समाप्त कर दिया। 24 फरवरी सन 1628 ईस्वी को आगरा में सिंहासन पर आसीन हो गया। शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमन बानो बेगम। शाहजहां का विवाह आसफ खां कौन था? नूरजहां के नूरजहां का जो भाई है उसका उसकी बेटी है अर्जुमन बानो बेगम, उसके साथ इसका विवाह हो जाता है, जो बाद में इतिहास में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। शाहजहां ने मुमताज की मृत्यु के बाद आगरा में उसके शव को दफनाया, और उसकी याद में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का भी निर्माण करवाया। इसकी तरह व्यतीत हुए, और शाहजहां ने अंतिम 8 वर्ष आगरा के किले में साहिबुर्ज में एक बंदी की तरह व्यतीत किए। इस समय उसकी बड़ी पुत्री जहांआरा के साथ रहकर उसकी सेवा की, और शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई, और उसे भी ताजमहल में उसकी पत्नी के कब्र के निकट साधारण नौकरों द्वारा दफना दिया गया। अगर हम बात करें शाहजहां कालीन विद्रोह की, तो शाहजहां के शासनकाल में पहला विद्रोह 1628 में बुंदेला सरकार जुझार सिंह ने किया। उसने उसके द्वारा एकत्रित करों की जांच के आदेश पर वह मुगल दरबार में भाग गया। अतः शाहजहां के समय का पहला सैनिक विवाह
अभियान बुंदेलों के खिलाफ किया गया। शाहजहां के शासनकाल में दूसरा विद्रोह उसके योग्य सम्मानित अफगान खान जहां लोदी ने किया था। इसने बुंदेल विद्रोह दबाने में शाहजहां की सहायता की, किंतु वो शाहजहां से असंतुष्ट रहा और शीघ्र ही स्वयं विद्रोह कर दिया। अगर हम बात करते हैं, मुगल बादशाहों ने पुर्तगालों केंद्र को नमक के व्यापार पर एक अधिकार दे दिया, किंतु पुर्तगालियों की उदारता के कारण शाहजहां ने 1632 ईस्वी में उसके व्यापारिक केंद्र हुगली पर आक्रमण को उसका अधिकार कर लिया। शाहजहां का एक बाज उड़कर गुरु हरगोबिंद के खेमे में चला गया और जिसे गुरु ने देने से इनकार कर दिया था। इसमें दोनों में मतभेद उत्पन्न हो गए। मुगलों में और सिखों के बीच दूसरा झगड़ा गुरुद्वारा श्री गोबिंदपुर नामक एक नगर बसाने को लेकर शुरू हुआ, जिसे मुगलों के मना करने के बावजूद गुरु जी ने बंद नहीं किया था। साम्राज्य का विस्तार की अगर बात करें, तो अकबर एवं जहांगीर की तरह साम्राज्यवादी नीति को शाहजहां ने भी आगे बढ़ाया और इसके अलावा दक्षिणी राज्य सदैव ही मुगल विद्रोहियों की तरह स्थिर रहे। अतः शाहजहां के काल में भी दक्षिण भारत पर अत्यधिक हेतु कई अभियान भेजे गए। जैसे अगर हम इस अभियान की बात करें, तो इसमें पहला अभियान दक्कन का होता है, जहां शाहजहां ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम महाबत खां के नेतृत्व में अहमदनगर पर आक्रमण किया और 1633 ईस्वी में से जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया तथा अंतिम निजाम शाही सुल्तान हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया। अहमदनगर को साम्राज्य से मिलाने के उपरांत शाहजहां ने गोलकुंडा पर दबाव डाला। गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह से भयभीत होकर 1636 ईस्वी में मुगलों से संधि कर लिया। 1636 ईस्वी में शाहजहां ने बीजापुर पर आक्रमण किया और मोहम्मद आदिल शाह प्रथम को संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। फलस्वरूप सुल्तान ने 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर्ज के रूप में देना स्वीकार किया। कंधार एवं मध्य एशिया में भी अभियान भेजे गए। कंधार व मध्य एशिया की अगर बात करते हैं, तो जहांगीर के समय में 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के अधिकार से निकल गया था, किंतु शाहजहां के कूटनीतिक प्रयास से असंतुष्ट किलेदार अलीमर्दन खां ने 1639 ईस्वी में यह किला मुगलों को सौंप दिया था। 1648 से 49 ईस्वी में कंधार का ये किला मुगलों के हाथ से निकल गया और उसके बाद मुगल बादशाह पुनः इस पर कभी अधिकार नहीं कर सके। तो अगली बात करते हैं शाहजहां की धार्मिक क्या नीतियां थी। तो शाहजहां अकबर एवं जहांगीर की तुलना में धार्मिक दृष्टि से अधिक कट्टर था। इससे भी कट्टर अगर हम बात करेंगे तो अभी औरंगजेब होगा। उसने नवीन मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी तथा तीर्थ यात्रा पर पुनः कर लागू कर दिया। इसने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक विभाग की स्थापना की तथा उसने शासन के 7वें वर्ष ये निर्णय दिया कि धर्मांतरण करने के बाद भी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार मिलेगा। शाहजहां ने इलाही संमत को समाप्त कर पुनः हिजरी संमत प्रारंभ किया। दरबार में सजदा और पावोस जो प्रथा समाप्त कर उसके स्थान पर जहार तस्लीम प्रणाली प्रारंभ की। ईसाई धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी और इस प्रकार शाहजहां का शासनकाल पूरा होता है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। शाहजहां के बाद उत्तराधिकार आता है औरंगजेब का, जो 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक माना जाता है। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर सन 1618 को उज्जैन के निकट दोहत नामक स्थान पर शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ था, लेकिन उसके बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता था। 18 मई सन 1637 को औरंगजेब का विवाह फारस राजघराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम, जिसे हम रबिया बीबी से के नाम से भी जानते हैं, उसके साथ हुआ था। साम्राज्य पर अपनी दावेदारी के लिए औरंगजेब को 5 युद्ध लड़ने पड़े, जिसमें से पहला युद्ध बहादुरपुर का युद्ध था, जिस 1658 जनवरी में लड़ा गया शाही सेना और शाह शुजा के बीच में। दूसरा युद्ध धर्मत का युद्ध था, जो 1658 में अप्रैल में लड़ा गया औरंगजेब और शाही सेना के बीच में। अगर हम तीसरे युद्ध की बात करते हैं, तो तीसरा युद्ध सामूगढ़ का युद्ध था, जो जनवरी सन 1659 ईस्वी को औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में लड़ा गया। चौथा युद्ध खाजवा का युद्ध था, जो 1659 ईस्वी को औरंगजेब और शाह शुजा के बीच हुआ। और पांचवा युद्ध देवराई का युद्ध था, जो अप्रैल 1669 ईस्वी को औरंगजेब और दारा के बीच लड़ा गया। इस प्रकार से कह सकते हैं कि
औरंगजेब ने अपनी दावेदारी को साबित करने के लिए 5 युद्ध लड़े, जिसमें से पहला बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खाजवा और देवराई का युद्ध माना जाता है। सामूगढ़ की विजय के उपरांत आगरा पर अधिकार कर लेने के पश्चात औरंगजेब ने 21 जुलाई सन 1958 को अपना प्रथम राज्याभिषेक करवाया और आबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? आबुल मुजफ्फर आलमगीर। खाजवा और देवराई के युद्ध के में क्रमशः सूजा और दारा को अंतिम रूप से परास्त करने के बाद पुनः 5 जून सन 1969 को दिल्ली में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में किसी एक ऐसे राजा का नाम बताना है जिसने अपने 2 बार राज्याभिषेक कराया, तो वो है हमारा औरंगजेब। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं अकबर की, तो अकबर ने भी अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। चलिए बात करते हैं साम्राज्य विस्तार की औरंगजेब की। तो औरंगजेब को विरासत में एक विशाल साम्राज्य मिला। उसके शासनकाल में पूर्वी और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर लगभग सभी मुगलों का आधिपत्य स्वीकारते हुए थे। अतः औरंगजेब ने सन 1660 में मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर बनाकर उसे पूर्वी प्रांतों विशेषतः असम और अराकान के विद्रोही जमींदारों का दमन करने का आदेश दिया। 1663 ईस्वी में अहोमों को संधि करने के लिए विवश कर दिया, जिसके फलस्वरूप अहोमों ने मुगलों को वार्षिक कर तथा युद्ध की क्षतिपूर्ति देना स्वीकार कर लिया। शाइस्ता खान ने 1666 ईस्वी में पुर्तगालियों को दंड दिया, बंगाल की खाड़ी में स्थित सोन द्वीप पर अधिकार कर लिया तथा आराकान के राजा से चटगांव जीत लिया। अगर हम बात करते हैं इसी प्रकार की दक्कन की, तो औरंगजेब द्वारा दक्षिण में लड़े गए युद्धों को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें से एक बात करते हैं बीजापुर की और गोलकुंडा के विरुद्ध युद्ध तथा विलय तथा मराठाओं की 4 पीढ़ियां शिवाजी, संभाजी, राजाराम और उसकी विधवा ताराबाई के विरुद्ध युद्ध। बीजापुर के अंतिम आदिल शाही सुल्तान सिकंदर आदिल शाही ने औरंगजेब के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अतः बीजापुर राज 22 सितंबर सन 1686 मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। बीजापुर को साम्राज्य में मिलाने के बाद औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में शाहजादा शाह आलम को गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अक्टूबर सन 1687 में गोलकुंडा को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औरंगजेब ने अपना साम्राज्य का विस्तार किया। अगर हम यहीं पर मराठों से संघर्ष की बात करें, तो शिवाजी को दंडित करने के लिए औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में शाहिस्ता खां को तथा 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह को भेजा। जयसिंह ने शिवाजी को पराजित कर 22 जून 1665 को उन्हें पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा। अपनी असावधानी के कारण संभाजी को 1679 में पकड़ लिया गया तथा उनका कत्ल कर दिया गया। संभाजी की मृत्यु के बाद उसके सौतेले भाई राजा राम के नेतृत्व में मराठों का मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रहा, जिसे मराठा इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। अगर हम औरंगजेब की धार्मिक नीतियों की बात करते हैं, तो औरंगजेब एक कट्टर एवं रूढ़वादी मुसलमान था। इस्लामी कानूनों की दृढ़ता से मानने के कारण अपनी कट्टरता सुन्नी प्रजा के लिए जिंदा पीर तथा शाही दरवेश के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अपनी कट्टरता के रूप में औरंगजेब जिंदा पीर और शाही दरवेश के 2 उपाधियों के नाम से अपने आप को जाना जाता है। औरंगजेब ने प्रारंभ से ही अपनी कट्टरता का परिचय देते हुए अपने सिक्कों पर कलमा क्या होता है? जब कुरानों की आयतें जो होती हैं वो कलमा कहलाती हैं, उन्हें खुदवाया। पारसी नववर्ष नवरोज का आयोजन, जिसे कह सकते हैं कि शुरुआत की थी बलबन ने। सार्वजनिक संगीत समारोहों, भांग उत्पादन, शराब पीने तथा जुआ खेलने आदि पर प्रतिबंध लगवा दिया। उसने 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया और हिंदुओं तथा पर तीर्थ कर यात्रा का आरोपित किया। 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया गया। औरंगजेब ने मुहतसिब सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक या धर्म अधिकारी नामक एक अधिकारी को भी नियुक्त किया। औरंगजेब की अगर हम राजपूत नीति की बात करते हैं, तो औरंगजेब ने अकबर द्वारा प्रारंभ की गई एवं जहांगीर तथा शाहजहां द्वारा अनुसरण की गई राजपूत नीति में परिवर्तन कर दिया, क्योंकि वो राजपूतों को अपनी धार्मिक नीति के कार्यान्वयन होने में सबसे बड़ी बाधा मानता था।
हालांकि औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या 33% थी, जबकि शाहजहां के समय ये पर मात्र 24.7% थी। तो कह सकते हैं कि औरंगजेब के दरबार में जो मनसबदार थे वो सबसे ज़्यादा हिंदू, मतलब कह सकते हैं कि हिंदुओं की संख्या अगर किसी के दरबार में सबसे ज़्यादा थी तो वो थी औरंगजेब की, कम से कम 33%। औरंगजेब के समय आमेर, जयपुर के राजा जयसिंह, मेवाड़ के राजा जयसिंह, राज सिंह और जोधपुर के राजा जसवंत सिंह प्रमुख राजपूत राजा थे। 1679 ईस्वी में अफगानिस्तान की सीमा पर हुए जमरूद के युद्ध में जसवंत सिंह की मृत्यु उपरांत उसके पुत्र अजीत सिंह के राजगद्दी पर वैध अधिकार को अमान्य करके औरंगजेब मारवाड़ को हथिया लेना चाहता था। ये दुर्गादास जसवंत सिंह का सेनापति जो है दुर्गादास ने औरंगजेब से अजीत सिंह के वैध अधिकार की मांग की। तब औरंगजेब ने शर्त रखी कि यदि अजीत सिंह इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले तो उसे मारवाड़ का सिंहासन दे दिया जाएगा, किंतु अजीत सिंह ने इससे इनकार कर दिया। मारवाड़ और मुगलों के बीच लगभग 30 वर्षों तक युद्ध जारी रहा। अंततः 1709 ईस्वी में सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा स्वीकार कर लिया। औरंगजेब की राजपूत नीति असफल रही। औरंगजेब ने न तो पूर्णतः मेवाड़ और मारवाड़ को ही दबा सका और न ही बहादुर की विश्वसनीय मित्र राजपूतों को साथ रख सका। अगर हम औरंगजेब में के काल में किस प्रकार के विद्रोह हुए, तो अगर इन विद्रोहों की बात करें तो पहला आ जाता है जाटों का विद्रोह, जो 1669 से 88 के बीच मथुरा और आगरा क्षेत्र में बसे जाटों के गोकुला, राजा राम और चूड़ामन के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। अगर बात कहें सतनामी विद्रोह, तो सतनामी एक संप्रदाय था जो 1672 में नारलौन नामक स्थान पर मुगलों और किसानों के बीच संघर्ष हुआ, जिसका नेतृत्व सतनामियों ने किया। अगर हम अफगान विद्रोह की बात करें तो 1667 से 1675 ईस्वी के बीच अफगान क्षेत्रों के कबीलों के लोगों ने बागू और अकमल खां के नेतृत्व में विद्रोह किया। अगर हम बुंदेलों का विद्रोह कहें तो मधुकर शाह, चंपत राय और उसके पुत्र छत्रसाल ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सिख विद्रोह की बात करें तो औरंगजेब के खिलाफ सिखों के प्रत्यक्ष विद्रोह गुरु तेग बहादुर को फांसी दिए जाने के बाद शुरू हुआ और गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब की धर्मार्थ नीति के खिलाफ पुरजोर विरोध किया और उन्होंने सिखों के एक धार्मिक संप्रदाय को लड़ाकू और सैनिक संप्रदाय में बदल डाला। अगर अन्य विद्रोह में कर कहें तो शाहजहाँ अकबर ने 1681 में विद्रोह कर अपने को स्वतंत्र बादशाह घोषित किया और 1686 में औरंगजेब ने पुर्तगालियों के विद्रोह को भी दबा दिया। इस प्रकार मुगल प्रशासन, मुगलों के राजत्व की अवधारणा तुर्की मंगोल परंपरा पर आधारित थी। मुगल शासकों द्वारा स्वयं को खलीफा घोषित करना उनकी विदेशी नीति की भी मजबूरी थी, क्योंकि ऐसा न करने पर वे पश्चिम में सफवी साम्राज्य एवं उज्बेक साम्राज्य से समानता के स्तर पर व्यवहार नहीं कर पाते। अगर हम केंद्रीय प्रशासन, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो मुगल प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी जो नियंत्रण एवं संतुलन पर आधारित थी। मुगल बादशाह अपने साम्राज्य का सर्वोसर्वा होता था। वो दैवीय अधिकारों से संपन्न माना जाता था। इसमें भारतीय तथा गैर भारतीय तत्वों का सम्मिश्रण था। एक बार मैं आप लोगों से फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों का, आपके जनप्रियों का भी भला हो सकता है। अगर हम बात करें मुगल बादशाह की, तो मुगल बादशाह राज्य का प्रधान होता था। वो प्रशासन का केंद्र बिंदु, सर्वोच्च सेनापति तथा सर्वोच्च न्यायाधीश भी वही हुआ करता था। मुगल साम्राज्य चूंकि पूर्णतः केंद्रीकृत था, इसलिए बादशाह की शक्ति असीम होती है, लेकिन प्रशासन की गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। वजीर और वकील की अगर बात करें तो वकील या वजीर संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षक करता था और बादशाह इसके माध्यम से ही अन्य अधिकारियों से संपर्क स्थापित करता था और अकबर के काल में मुगल प्रधानमंत्रियों को ही वकील कहा जाने लगा। बैरम खां इस पद पर अधिक शक्तिशाली होने तथा कुछ अन्य कारणों से अकबर ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष एक नया पद दीवान वजारत एक कुल की स्थापना की और वकील पद को केवल सम्मान सूचक बना दिया तथा अन्य केंद्रीय अधिकारियों में मीर बख्शी, मीर समा, सद्र सुतूर, मुख्य काजी और मुहतसिब प्रमुख हुआ करते थे, जिसमें से मीर बख्शी एक सैन्य विभाग का प्रमुख था। इस पद का विकास अकबर के काल में शुरू हुआ तो वह मनसबदारों की नियुक्ति की अनुशंसा एवं जागीर की अनुशंसा करता था तथा मीर बख्शी के द्वारा सरकत नामक पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही सेना का मासिक वेतन निर्धारित हुआ करता था।
इस प्रकार मीरे समा की बात करते हैं तो मीरे समा के पास साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले कारखानों के संगठन और प्रबंध का स्वतंत्र व्यवहार होता था। उसके अधीन अन्य अधिकारी थे, दीवाने बयूतात, मुशर्रिफ, दरोगा और तहसीलदार, ये सारे के सारे आते थे और औरंगजेब के काल में इसे खाने समा कहा जाने लगा। अगर हम इसी प्रकार सद्र उस सुदूर की बात करें तो ये बादशाह का मुख्य धार्मिक परामर्शदाता था तथा धार्मिक मामलों में संबंधित विभाग का अध्यक्ष। इसका प्रमुख कार्य दान पुण्य की व्यवस्था करना एवं धार्मिक शिक्षण की व्यवस्था करना तथा विद्वानों को कर मुक्ति भूमि एवं वजीफा प्रदान करना था। इसका मेन कार्य ये था। इस प्रकार कुछ उच्च मुगलकालीन उच्चाधिकारी थे। अगर अगर इनको हम एक शब्दों में देखना चाहें या एक तरह से देखना चाहें तो कह सकते हैं कि मीर आतिश शाही तोपखाने का प्रधान। आतिश याद कर सकते हैं, आतिश अर्थात आतिशबाजी अर्थात तोपखाना। दीवाने तन की बात करें तो वेतन, ध्यान रखेंगे तन अर्थात वेतन, तो दीवाने तन अर्थात वेतन और जागीरों से संबंधित। दरोगा ए डाक, डाक चौकी गुप्तचर विभाग का प्रमुख। दरोगा से हम पुलिस की बात कर सकते हैं। डाक का मतलब होता है कि पुलिस वाले अगर किसी बात को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाते हैं तो वो गुप्त जरूर होगी। इस प्रकार चौकी गुप्तचर विभाग का प्रमुख दरोगा डाक हो गया। मीरे अर्ज की बात करें तो बादशाह के पास भेजे न जाने वाले आवेदन पत्रों का प्रभारी अर्ज। भाई अगर बादशाह के पास आपको किसी भी चीज को लेके जाना है तो वो अर्ज करनी पड़ेगी। इस प्रकार से हो गया मीरे अर्ज। मीरे बहर जल सेना का प्रधान। मीरे तोचक धर्मानुष्ठान का अधिकारी। मीरे बर वन विभाग का अधीक्षक। नाजीरे बायुतात शाही कारखाने का अधीक्षक और वाकिया नवीस समाचार लेखक जो राज्य के सारे समाचारों से केंद्र को अवगत कराता था। अगर खुफिया नवीस की बात करें तो गुप्त पत्र लेखक जो गुप्त रूप से केंद्रों को महत्वपूर्ण खबरें उपलब्ध कराते थे। और हरकारा जासूस और संदेश वाहक। वितिक्ची प्रांतों की भूमि एवं लगान संबंधी कागजात तैयार करता था। परवानची ऐसे आज्ञाओं को लिखने वाला जिस पर सम्राट की मुहर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मुसर्रिफ वह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखे की जांच करने वाला मुसर्रिफ यह लेखाधिकारी कहलाता है। मुस्तौफी की बात करें तो लेखा परीक्षक ये मुसर्रिफ द्वारा तैयार आय लेखों की जांच करने वाला होता था। अगर मुसद्दी ये बंदरगाहों के प्रशासक की देखभाल करने वाला होता था। मददे मास प्रदान करना तथा इस्लामिक कानूनों के पालन की समुचित व्यवस्था करना था। मुख्य काजी ये न्याय विभाग का प्रधान होता था। इसे काजी उल कुज्जात के नाम से भी जाना जाता था। औरंगजेब के काल में पहले मुख्य सत्र ही इस विभाग का अध्यक्ष होता था। इसका मुख्य कार्य दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में शरीयत को लागू करना था। अगर हम बात करें मुहतसिब की तो ये जनता के नैतिक आचरणों का निरीक्षण करता था और इस बात का भी ध्यान रखता था कि शरीयत के अनुसार कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है। साथ ही साथ ये माप तौल का भी निरीक्षण, मुख्य मूल्यांकन आदि की भी देखरेख करता था। प्रांतीय प्रशासन में मुगलों का प्रांतीय प्रशासन केंद्रीय शासन का ही प्रतिरूप था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्यों को सूबों की सरकार व सरकारों को परगना में तथा परगनों को गांवों में बांटा गया था। प्रांतीय अधिकारी यहाँ पर सूबेदार हुआ करता था। प्रांतीय दीवान, बख्शी, प्रांतीय सद्र, कोतवाल और सरकार में प्रशासन, इस प्रकार से हमारे पास प्रांतीय अधिकारी थे। अगर हम सूबेदार की बात करें तो सूबेदार में हमारे पास अकबर के काल में प्रांतीय प्रशासन में मुख्य अधिकारी सिपह सालार कहा जाता था और उसे उत्तराधिकारी के समय में नजीम सूबा कहा जाने लगा। सूबेदार को संपूर्ण सैनिकों व सैनिक अधिकार प्राप्त हुआ करते थे। इस प्रकार प्रांतीय दीवान की बात करें तो प्रांतीय दीवान सूबेदार के एकदम नीचे हुआ करता था। सूबेदार गवर्नर का महतात नहीं होता था, वो सीधे शाही दीवान के प्रति उत्तरदायी होता था और इस प्रकार दीवान और सूबेदार एक दूसरे पर नियंत्रण रखते थे। अगर हम बख्शी की बात करें तो बख्शी की नियुक्ति केंद्रीय मीर बख्शी के अनुरोध पर शाही दरबार द्वारा की जाती थी। बख्शी की वकीया निगर के रूप में भी कार्य करना होता था। उस रूप में इसका कार्य सूबे की समस्त जानकारी केंद्र को देना और प्रांतीय बख्शी और केंद्रीय मीर बख्शी के एक अंतर था कि प्रांतीय बख्शी सेनापति वेतन अधिकारी होता था जबकि केंद्रीय मीर बख्शी सेना का वेतन अधिकारी नहीं होता था। प्रांतीय सत्र की बात करें तो प्रांतीय सत्र एक प्रांतीय काजी का पद कभी कभी एक ही व्यक्ति को दे दिया जाता था। अतएव सत्र के दृष्टि को प्रजा के नैतिक चरित्र में इस्लाम धर्म के कानूनों के पालन की व्यवस्था करता था और काजी के दृष्टि न्याय करता था। उसे मीरे अदल भी कहा जाता था। कोतवाल
ये सूबे की राजधानी पर बड़े बड़े नगरों में कानून एवं व्यवस्था की देखभाल करता था। अगर हम जिले प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन में हमारे पास हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक सुविधा के लिए सूबों की सरकार में विभाजित किया गया था और मुगल सरकार में फौजदार, अमलगुजार इत्यादि महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। मुगल काल में सरकार का मुख्य प्रशासक फौजदार होता था। इसका मुख्य कार्य जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना और चोर लुटेरों से जनता की रक्षा करना। आमिल या अम्बुजा सरकार भू राजस्व अधिकारी होता था, जिसका कार्य लगान वसूल करना तथा कृषि एवं किसान दोनों की देखभाल करना हुआ करता था। तथा अगर हम बात करते हैं कि खालिसा भूमि का राजस्व भी एकत्र करता था और कोतवाल की नियुक्ति मीर आतिश की संस्तुति पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती थी। इसका मुख्य कारण नगर में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना और स्वच्छता एवं सफाई की व्यवस्था पर ध्यान देना था। अगर हम परगने के प्रशासन की बात करें तो परगने के प्रशासन में हमारे पास कह सकते हैं कि एक सरकार या एक जिला कई परगनों में बटा होता था। परगने के प्रमुख अधिकारी सिकदार, आमिल, फौजदार, कानून और करपूर्ण होते थे। सिकदार का मुख्य कार्य परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखना, राज्य से वसूल करना, किसानों पर लगान वसूल करना मुख्य कार्य होता था। परगने के खजांची को फौजदार कहते थे और कारकुन परगने के राजस्व का लेखा करने वाला कर होता था। ग्राम प्रशासन मुगल शासक गांव को एक स्वायत्त संस्था मानते थे, जिसके प्रशासन का उत्तरदायित्व तो मुगल उत्तराधिकारियों को नहीं दिया जाता था। गांव का मुख्य अधिकारी ग्राम प्रधान होता था, जिसे खुद मुकदम व चौधरी कहा जाता था। उसकी सहायता के लिए एक पटवारी होता था। सैन्य प्रशासन में अगर बात करें तो यहाँ पर सैन्य प्रशासन में हमारे पास मुगल सेना का गठन दशमलव प्रणाली पर किया जाता था। मुगल सैन्य दल को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहली अधीनस्थ राजाओं की सेना, दूसरी मनसबदारों की सैन्य टुकड़ी, तीसरी अहदी सैनिक और चौथा दाखिली सैनिक। इस प्रकार से सैन्य प्रशासन चलाया जाता था। अगर हम मुगलों की भू राजस्व प्रणाली की बात करें तो पैमाइश को जब्त भी कहते हैं। तो इसके तहत भूमि की माप की जाती थी तथा इसमें जोते एवं बोए गए क्षेत्र की माप के आधार पर भू राजस्व निर्धारित होता था। बटाई के तहत फसल की पैदावार को राज्य एवं किसान के बीच बांट लिया जाता था। बटाई 3 प्रकार की होती थी, जिसमें पहली रास बटाई या भावली, दूसरी लंक बटाई, तीसरी खेत बटाई। रास बटाई में फसल को काटने के बाद फसल के ढेर को बांट लिया जाता था। लंक बटाई में फसल में भूसा अलग करके अनाज के ढेर को बांट लिया जाता था और खेत बटाई में खेत को जोतने बोने के लिए बांट लिया जाता था। इस प्रकार 3 प्रकार की बटाई होती थी। अगर हम खेत के प्रकार की बात करें तो 3 तरीके के खेत भी थे: पोलज, परती और चाचा। पोलज ऐसी भूमि जहाँ हर वर्ष खेती होती थी। परती ऐसी भूमि जो साल भर में परती पड़ी रहती होती है, यानी जहाँ साल भर में खेती नहीं हो रही हो, इस पर पूरा भू राजस्व वसूला जाता है। चाचर ऐसी भूमि जो 3 साल में परती पड़ी हो, इस पर खेती करने पर प्रारंभ में कम भू राजस्व वसूला जाता है, 3 साल पूरा भू राजस्व वसूल लिया जाता है। मुगल काल में राजस्व निर्धारण पद्धति को 3 प्रणालियों में रखा गया है: जब्ती या दहसाला प्रणाली, बटाई, गल्ला बख्शी, मगोली प्रणाली, कनकूत और नक्श। अगर मुगल काल समाज की बात करें तो इसमें 3 तरीके के समाज: उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। आओ अब हम बढ़ते हैं स्थापत्य कला के बारे में। मुगल कालीन स्थापत्य मध्य एशिया की इस्लामी और भारतीय कला का मिश्रित रूप है, जिसमें फारस, मध्य एशिया, तुर्की, गुजरात, बंगाल एवं जौनपुर आदि स्थानों को परंपराओं का अद्भुत मिश्रण मिलता है। इस स्थापत्य की मुख्यतम विशेषता संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात से की गई चढ़ावट, पित्ताडूरों और महलों तथा विलास भवनों में बहते पानी का उपयोग है। पानीपत के निकट कबूली बाग में एक मस्जिद बनवाई गई। बाबर ने रोहिलखंड में संभल की जामा मस्जिद, आगरा में लोदी किले के भीतर मस्जिद बनवाई एवं ज्यामिति विधि पर आधारित एक उद्यान आगरा में लगवाया, जिसे उसने नूर अफगान नाम दिया। हुमायूं ने 1553 में दिल्ली में दीन पनाह नामक एक नगर का निर्माण कराया। हिसार जिले में फतेहाबाद नामक स्थान पर फारसी शैली में एक मस्जिद का निर्माण कराया। अकबर कालीन स्थापत्य कला में भारतीय और ईरानी शैलियों का सुंदर समन्वय दृष्टिगोचर होता है। इसमें अधिकांशतः सहतीरी शैलियों का प्रयोग हुआ, किंतु सजावट के लिए इस्लामिक और मेहराबी पैरवी का प्रयोग भी हुआ। अकबर कालीन भवनों में अधिकतर लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ, किंतु प्रभाव के लिए कहीं कहीं सफेद संगमरमर का भी प्रयोग हुआ। अगर हम जहांगीर कालीन स्थापत्य कला की बात करें तो वहाँ पर सजावट पर विशेष बल दिया गया है। सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा,
आगरा में स्थित एतमादुल्ला का मकबरा, दिल्ली स्थित अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा। एतमद्दुल्ला के मकबरे को ताजमहल और हुमायूं के मकबरे के बीच की कड़ी कहा जाता है और पित्रादुरा का प्रथम प्रयोग एतमद्दुल्ला के मकबरे पर भी किया गया। शाहजहां के काल में मुगल स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, जिसमें संगमरमर का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। उसने आगरा तथा दिल्ली में अनेक भवनों का निर्माण कराया। आगरा में दीवाने खास, रंग महल, शीश महल, खास महल, मच्छी महल, नगीना मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज, मोती मस्जिद। आगरा के स्मारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ताजमहल है, जिसे उसने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की स्मृति में बनवाया था। शाहजहां ने दिल्ली में 1639 ईस्वी में शाहजहांबाद नामक नगर बसाया और यही लाल किला एवं जामा मस्जिद बनवाए गए। दिल्ली के लाल किला एवं दीवाने आम, दीवाने खास, हीरा महल, रंग महल, ख्वाबगाह, हमारा आदि निर्मित कराए। इस प्रकार अगर हम इस अध्याय के सार पर आते हैं तो कुछ सार है और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं पेपर के 10 से जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला ये है कि बाबर ने 1526 में सल्तनत शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। शेर शाह के शासनकाल में जयसिंह ने पद्मावत की रचना की। मुगल काल में अकबर ने मनसबदारी प्रथा लागू की। अकबर ने सभी धर्मों को मिलाकर तौहीद-ए-इलाही या दीन-ए-इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की। अकबर ने सत्तासीन होने के समय बड़े दिनों के लिए सूर साम्राज्य के हिंदू सेनापति हेमू ने दिल्ली की गद्दी पर राज किया। अकबर ने 1564 में जजिया कर हटा दिया, जबकि औरंगजेब ने 1669 में फिर से जजिया कर लागू कर दिया। जहांगीर ने चित्रकार उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की। कैप्टन हाकिम और थॉमस रो ने जहांगीर के संबंध में विस्तृत चर्चा भी की है। सद्र सुदूर धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार होता था। इसे शेख उल इस्लाम भी कहा जाता है। मुगल सेना का गठन दशमलव पद्धति पर किया गया था। अकबर के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों का अनुपात 16%, शाहजहां में 24 और वहीं औरंगजेब के समय में 33% था। औरंगजेब के समय में मनसबदारों की संख्या में इतनी वृद्धि हुई कि उन्हें देने के लिए जागीर ही नहीं बची थी। इस स्थिति में बेजागीरी कहा गया। मुगलकालीन आर्थिक जीवन को जानकारी यही अकबरी से मिलती है। वह मुगल काल में सार्वजनिक आचार की नियंत्रित करने वाला अधिकारी मुहतसिब कहलाता था और शाहजहां ने 1668 में आगरा में अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिल्ली बना दिया। शाहजहां के शासनकाल में शासन के क्षेत्र में राजपूतों के प्रभाव में कमी आने लगी और मुगल काल में गुप्त सूचनाओं के संवारक को हरकारा कहा जाने लगा। सम्राट के बाद मुगल साम्राज्य में सर्वोच्च अधिकारी काजी उल कुजात होता था और मुगल काल में निर्यात की प्रमुख वस्तु नील हुआ करती थी। बाबर ने लाहौर में शालीमार बाग और कश्मीर में निशात बाग का निर्माण कराया और अकबर के शासनकाल में लड़कों के विवाह की आयु 16 और लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष निर्धारित हो गई। इस प्रकार मुगल साम्राज्य की समाप्ति होती है। अभी हम और सारे कंटेंट, मुगल साम्राज्य का पतन, मराठा युद्ध, इन सभी बातों को हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो, तो आपसे करबद्ध अनुरोध है कि आपको जो भी समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपकी शंका पर समाधान किया जाएगा। आपके कह सकते हैं कि आपके जो भी सुझाव होंगे, उन्हें माने जाएंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए है और आप इसको विस्तृत तरीके से एक बार, दो बार पढ़ें, समझें और समझ करके आप अपना और अपने दोस्तों का भला करें। धन्यवाद।